आपका पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ कि आपने पर्शियन स्क्रिप्ट लिखने का अभ्यास कर लिया होगा और उनके उच्चारण भी याद कर लिए होंगे। आप सभी जानते हैं शब्दों का उच्चारण वावल के बिना नहीं हो सकता। कॉन्सोनेंट और वावल मिलकर शब्दों को बनाते हैं। कॉन्सोनेंट को हिंदी में व्यंजन और फारसी में सामित कहते हैं और वावल को हिंदी में स्वर और फारसी में वाक़े या मुसव्वित कहा जाता है। आइए आज फारसी भाषा में वावल्स को सीखते हैं। फारसी भाषा में 6 वावल्स हैं, जिनमें से 3 लॉन्ग वावल हैं और 3 शॉर्ट वावल। आपके सामने मैंने लॉन्ग वावल्स लिखे हुए हैं। ये हैं अलिफ, वाव और ये, जिनमें से वाव और ये कभी वावल की तरह और कभी कॉन्सोनेंट की तरह प्रयोग किए जाते हैं। यह ज़रूरी बात आपको याद रखनी है। आपके सामने देखिए अलिफ लिखा हुआ है, मैं इसे अंडरलाइन कर रहा हूँ। अलिफ जब भी किसी शब्द के आरंभ में आता है तो बड़े आ की आवाज़ देता है, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ अंडरलाइन कर रहा हूँ। लेकिन शब्द के शुरू में बड़े आ की आवाज़ लेने के लिए इसके ऊपर एक चिन्ह लगाया जाता है, जिसे मद कहते हैं, जो कि इस तरह से होता है। इसे मद कहते हैं। अलिफ और मद लगाने के बाद इसे अलिफ मद कहा जाता है और ये बड़े आ की आवाज़ देता है। जैसे आपके सामने आज़ादी शब्द लिखा हुआ है, जिसे मैंने अंडरलाइन किया है। इस पर देखिए अलिफ के ऊपर मद लगा हुआ है और ये बड़े आ की आवाज़ दे रहा है, आज़ादी। इसी प्रकार अगले शब्द में बाजू में देखिए, बे के बाद अलिफ लिखा हुआ, लेकिन इसके ऊपर मद नहीं लिखा हुआ है, लेकिन बे के बाद अलिफ आ रहा है, तो ये बड़े आ की आवाज़ दे रहा, बाजू। इस तरह अगले शब्द दारा में देखिए, रे के बाद अलिफ सबसे आखिर में आया हुआ है, लेकिन ये भी बड़े आ की आवाज़ दे रहा है, जैसे दारा। इसी प्रकार वाव बड़े ऊ की आवाज़ देता है, जिसमें अंडरलाइन कर रहा हूँ। अब देखें बे के बाद वाव लगा हुआ है और ये बड़े ऊ की आवाज़ दे रहा है, जैसे बू, जिसका अर्थ है स्मेल। और हम इसको और बू को हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। ये फारसी भाषा का शब्द है बू। बू को हम बड़े ऊ इस तरह या मात्रा की शक्ल में इस तरह से लिख सकते हैं, ऊ। अगला वावल है ये। इसी प्रकार जब ये को वावल की तरह प्रयोग करते हैं तो ये बड़ी ई की आवाज़ देता है। जैसे आपके सामने शब्द लिखा है बीमारी, बे के बाद ये है और रे के बाद ये प्रयोग किया गया है। ये दोनों ही बड़ी ई की आवाज़ दे रहे हैं बीमारी शब्द के अंदर। तो बड़ी ई का चिन्ह हम चिन्ह की शक्ल में इस तरह से लिख सकते हैं और बड़ी ई आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर ये से पहले वाले कॉन्सोनेंट के नीचे जीर लगा होता है, जो कि लॉन्ग ई की आवाज़ निकालने में सहायता प्रदान करता है। आइए लॉन्ग वावल सीखने के बाद अब हम शॉर्ट वावल सीखते हैं। आपकी स्क्रीन पर सामने शॉर्ट वावल्स मैंने लिखे हुए हैं। वावल्स को हम वाक्य कहते हैं या मुसव्वित कहते हैं और कोता के मीन शॉर्ट। जो शॉर्ट वावल्स एक साइन की शक्ल में हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहला वावल शॉर्ट वावल है ज़बर, जिसमें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये कॉन्सोनेंट के ऊपर लगाया जाता है, ज़बर, इसे ज़बर कहते हैं। और ये शॉर्ट ए या छोटे अ की आवाज़ देता है, जिससे शब्द बनता है सर। सर फारसी भाषा का शब्द है। सर का मीन हम सभी जानते हैं, हेड को हम कहते हैं। तो देखिए सीन के ऊपर यहाँ पर ज़बर लगा हुआ है, तो सर अ की आवाज़ दे रहा है। इसी तरह अगला वावल है ज़ीर, तो ये किसी भी कॉन्सोनेंट के नीचे लगाया जाता है, इसे हम कहते हैं ज़ीर। तो ये छोटी ई की आवाज़ देता है। जैसे मिसाल में देखिए मीम के नीचे ज़ीर लगा और ये छोटी ई की आवाज़ दे रहा है, मिसाल। इस तरह अगला वावल शॉर्ट वावल है पीश। ये हम किसी भी कॉन्सोनेंट के ऊपर लगाते हैं, ये छोटे ऊ की आवाज़ देता है। जैसे मुसीबत शब्द में मीम के ऊपर पीश लगा हुआ है, जो छोटे ऊ की आवाज़ दे रहा है, मुसीबत। तो एक बात आपको याद रखनी है कि ज़बर और पीश किसी भी कॉन्सोनेंट के ऊपर लगते हैं और ज़ीर
किसी भी कॉन्सोनेंट के नीचे लगता है। इसे हम उर्दू में ज़बर, ज़बर को ज़बर कहते हैं, लेकिन ज़ीर को उर्दू में ज़ेर कहते हैं और पीश को पेश कहते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। एक ज़रूरी बात आपको याद रखनी है कि जब भी आप फारसी का टेक्स्ट पढ़ेंगे तो ये शॉर्ट वॉवल्स कॉन्सोनेंट पर आपको लगे हुए नहीं मिलेंगे, लेकिन अभ्यास करने के बाद आपको इन शब्दों का उच्चारण याद हो जाएगा। एक ज़रूरी बात जो आपको याद रखनी है कि जब भी अलिफ और ऐन लॉन्ग वॉवल्स के साथ लिखे जाते हैं तो इनका उच्चारण बदल जाता है। जैसे अगर अलिफ के ऊपर अलिफ मद हम लगाएंगे तो ये बड़े आ की आवाज़ देगा। जैसे आज़ादी में देखिए अलिफ पर मद लगाए तो ये बड़े आ की आवाज़ दे रहा है। इसी तरह जे के बाद अलिफ है तो ज़ा बड़े आ की आवाज़ दे रहा है। इसी तरह अलिफ के बाद अगर ये लॉन्ग वॉवल्स हम प्रयोग करेंगे तो अलिफ के बाद जैसे ये जहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ तो ये बड़ी ई की आवाज़ देगा, ईरान। इसी तरह अलिफ के बाद अगर वाव लॉन्ग वॉवल आएगा तो आप देख रहे हैं ये ऊ की आवाज़ देगा। तो ऊ फारसी भाषा का शब्द है, ये प्रोनाउन है फारसी भाषा का। इसके अर्थ होते हैं ही और शी। इसी तरह से ऐन के बाद अगर अलिफ वावल की तरफ प्रयोग करते हैं तो आमिर, आमिर का मीनिंग और एक प्रॉपर नाउन भी है, इसका अर्थ होता है प्रोस्पेरस। अगर इसी तरह अगला शब्द है ईद, ऐन के बाद देखिए ये लॉन्ग वावल आया है तो ऐन की साउंड बड़ी ई की तरह होगी, जैसे ईद। तो इसी तरह से ऐन के बाद अगर वावल लॉन्ग वावल की तरह प्रयोग किया जा रहा है तो इसकी साउंड बड़े ऊ की तरह होगी, जैसे इसमें ऊद। अंग्रेजी में इसे अलोस वुड कहते हैं, इससे परफ्यूम बनाया जाता है। तो देखिए आप ऐन के बाद वाव बड़े ऊ की आवाज़ दे रहा है। इस बात को आपको याद रखना है। इसी तरह आपको याद रखना है कि अगर अलिफ और ऐन के ऊपर या नीचे हम शॉर्ट वॉवल्स लगाते हैं तो ये ज़बर अगर लगेगा तो छोटे अ की आवाज़ देगा, अगर ज़ीर लगेगा तो छोटी ई की आवाज़ देगा, अगर पीश लगेगा तो छोटे ऊ की आवाज़ देगा। जैसे हम आपके सामने देखिए शब्द लिखा अक्सर, अक्सर में देखिए अलिफ के ऊपर ज़ीर लगा हुआ है तो अ की साउंड दे रहा है अक्सर। इसी तरह से अलिफ के नीचे ज़ीर लगा हुआ है तो आप देख रहे हैं इंसाफ, तो छोटे ई की आवाज़ दे रहा है, जैसे इंसाफ में छोटी ई। इसी तरह अलिफ के ऊपर अगर पेश लगा है तो छोटे ऊ की आवाज़ दे रहा है, जैसे उम्मीद में ऊ। इसी तरह से ऐन के ऊपर देखिए ज़बर लगा हुआ है तो छोटे आ की आवाज़ दे रहा है अदद, अदद के मीन नंबर के होते हैं। इस तरह ऐन के नीचे देखिए ज़ीर लगा हुआ है तो ये छोटी ई की आवाज़ दे रहा है, जैसे इबरत में ई, इबरत का मीन आप सभी जानते हैं लेसन, यानी जिसे हम सबक कहते हैं। इसी तरह ऐन के ऊपर देखिए पेश लगा हुआ है तो ये छोटे ऊ की वजह से उम्र में छोटा ऊ। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना कि जब भी शॉर्ट वावल्स अलिफ और ऐन के ऊपर या नीचे लगते हैं तो इनका उच्चारण बदल जाता है। एक और ज़रूरी बात जो आपको याद रखनी है, जब भी किसी भी कॉन्सोनेंट के ऊपर हम शॉर्ट वावल ज़बर लगाते हैं तो वो छोटे अ की आवाज़ देता है, और जिसके ऊपर ये लगता है उस कॉन्सोनेंट को हम मफ्तू कहते हैं ग्रामेटिकली। जैसे सर के ऊपर आप देख रहे हैं ज़बर लगा हुआ है तो सीन इसमें मफ्तू कहलाएगा। अगर हम कहते हैं कि सीन मफ्तू है तो इसका मतलब आप समझे कि आपको सीन के ऊपर ज़बर पढ़ना है। कॉन्सोनेंट के नीचे लगाते हैं तो वो छोटी ई की आवाज़ देता है और उसे हम मकसूर कहते हैं। जैसे इंसाफ में अलिफ, जब हम कहेंगे कि इंसाफ में अलिफ मकसूर है, इसका मतलब आपको ये समझना है कि आपको अलिफ के नीचे ज़ीर पढ़ना है और अलिफ इसमें मकसूर है। इसी तरह जब किसी कॉन्सोनेंट के ऊपर पीश लगाया जाता है तो उसे मज़मूम कहते हैं या मदमूम कहते हैं। जैसे उम्र शब्द में ऐन के ऊपर देख रहे हैं आप पीश लगा हुआ है तो ऐन मज़मूम या मदमूम कहलाएगा। जब हम कहते हैं कि ऐन मदमूम है तो ये बात समझे कि आपको ऐन के ऊपर पीश पढ़ना है। ये बहुत ज़रूरी बात है, ग्रामेटिकली आपको इन चीज़ों को याद रखना है।
ग्रामेटिकली आपको मफ्तू, मकसूर और मदमूम के मायने याद रखना है। अगर मफ्तू कहा जाता है कि वो कॉन्सोनेंट, जैसे सीन मफ्तू है तो यानी सीन के ऊपर आपको ज़बर पढ़ना है। अगर अलिफ मकसूर कहा जाता है तो इसका अर्थ है कि आपको अलिफ के नीचे ज़ीर पढ़ना है। अगर मैं कहता हूँ ऐन मदमूम या मजमूम है तो आपको ऐन के ऊपर पीश पढ़ना है। उम्मीद है कि आपको वावल्स का प्रयोग समझ में आ गया होगा कि हम इनको किस तरह से फ़ारसी भाषा में पढ़ते हैं। अगर आप इस वीडियो को बार बार देखते हैं तो आपको फ़ारसी भाषा में वावल्स का प्रयोग बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।